नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प सफलता पर। 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं आज फिर उपस्थित हूँ आपको एक ऐसी खबर देने के लिए, एक नहीं कई खबरें देने के लिए कि एसटी की जो 1100 सीटें बच रही थीं, क्योंकि 271 कैंडिडेट ही पास हुए हैं एसटी के, तो 1100 सीटों पर किसका होगा चयन। तो ये जो है रास्ता साफ हुआ है, एससी कैंडिडेट का जो सीटें बच रही थी वो एससी कैंडिडेट से भरी जाएंगी। अभ्यर्थियों के लिए लॉकडाउन बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। 6 दिन बचे हैं, सर्वर डाउन है और आवेदन किस प्रकार से हो इस पर भी बात करने वाले हैं। मोबाइल नंबर के संशोधन की क्या है रणनीति, उत्तर कुंजी आपत्तियों पर 24 घंटे में जवाब। तो इस पर जो है आप पूरे वीडियो पर बने रहें और अगर आपसे संबंधित इसमें कोई भी न्यूज़ है तो आप उसको ज़रूर देखें। और अभी हम बात करने वाले हैं फ़िलहाल कि एसटी की जो 1100 सीटों पर एससी को मौका दिया गया है उस पर। तो देख सकते हैं न्यूज़ है ये, प्रयागराज संजोग मिश्रा जी की रिपोर्ट है। एसटी के 1110 पद खाली, एससी को मिलेगा मौका। तो इसमें जो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ये एसटी के 270 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। इस लिहाज से 1110 पद खाली बचेंगे। इसका सीधा लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को मिल जाएगा और कम मेरिट वाले भी टीचर बन जाएंगे। तो इस तरह से ये इन भर्तियों का रास्ता साफ हो रहा है एससी कैंडिडेट्स के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में पास थे, तो इनके लिए एक रास्ता साफ हो रहा है। अगली न्यूज़ है, अभ्यर्थियों की राह में लॉकडाउन का रोड़ा है। और ये लॉकडाउन का रोड़ा किस लिए है ये भी आप देख सकते हैं कि ये परेशानियां हैं कि परीक्षा पास कर ली लेकिन दूसरे प्रदेशों में है, क्योंकि 2018 की वैकेंसी है ये। और इस वैकेंसी में जब उन्होंने पास किया उसके बाद वो भाई काम धंधा करने के लिए तो लोग बाहर जाते ही हैं, तो वो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं और अपने प्रदेश को वापस आना चाहते हैं। ना ट्रेन चल रही है, ना बसेस चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वो किस प्रकार से आएँ, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वो अपना आवेदन सुनिश्चित करें। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रमाण पत्र बनवाने हैं लेकिन लॉकडाउन में काम धीमे चल रहा है, एक तो ये समस्या आ रही है। ऊपर से डिग्री या अंक पत्र विश्वविद्यालय से लेने हैं जो दूसरे ज़िलों में हैं, तो वो कहाँ से जाएँ, कैसे जाएँ, ये समस्या भी आ रही है। ऐसे अभ्यर्थी जिनका घर दूसरे ज़िले में है लेकिन पढ़ाई या नौकरी के कारण दूसरे ज़िलों में रह रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के साथ बहुत सी मुसीबतें आ रही हैं। तो इन मुसीबतों का सामना कैसे किया जाए, इस पर जो है क्या रणनीति होगी सरकार की तरफ से, क्या जो है ये डेट बढ़ाई जाएगी 69,000 शिक्षक भर्ती आवेदन की, या किस प्रकार से इसको दूर किया जाएगा, या उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन चलेगी तो ऐसे में वो आ सकेंगे, क्योंकि बहुत कम संख्या में हुई होंगे लोग दूसरे प्रदेशों में और दूसरे ज़िलों में अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए उनको जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैसे होगी ये परीक्षा, ये भर्ती किस प्रकार से संपन्न होगी। जैसे निवास जाति आरक्षण प्रमाण पत्र से लेकर अनुभव प्रमाण पत्र के लिए जो सलाह मांगी जा रही हैं। और अगर किसी लड़की की शादी हो गई है, उसका निवास स्थान पहले अपने माँ बाप के घर था, अभी वो शादी के बाद ससुराल का दिखाएगी, तो किस प्रकार से प्रमाण पत्र बनवाए अगर इस लॉकडाउन में समस्या है तो इस सब समस्याओं का समाधान आगे कैसे मिलेगा, इस पर हम बने रहेंगे और आप भी जो है देखते रहिएगा कैसे जो है इस पर समाधान मिलने वाला है। अगली है, सिर्फ 6 दिन बचे हैं, सर्वर में गड़बड़ी से अभ्यर्थी परेशान हैं। आज जो है 21 मई हो गई है और आज की डेट के साथ 6 दिन बचे हैं। सर्वर में अभी भी बहुत ही सर्वर डाउन चल रहा है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार तक 24,000 लोगों ने अपना आवेदन कर दिया है और अभी जो, क्योंकि 1,46,000 कैंडिडेट पास हुए हैं, तो इनमें से अभी बहुतों की संख्या बाकी है जो कि अपना आवेदन नहीं कर पा रहे हैं सर्वर की गड़बड़ी से, और अभी लोग करने में लगे हुए हैं। तो किस प्रकार से ये जो है गड़बड़ी दूर होगी और किस प्रकार से इनको क्या समय बढ़ाकर बाद में मिलेगा मौका। अगला है, मोबाइल नंबर में संशोधन। मोबाइल नंबर में संशोधन न होने से परेशान हैं अभ्यर्थी। तो इस समस्या का एक समाधान खोजा जा रहा है, देखते हैं क्या आता है समाधान इसका, क्योंकि जो भी मोबाइल नंबर आपके आवेदन में पहले पड़ा था सुपर टेट के टाइम में, वही मोबाइल नंबर से संशोधन, उस नंबर से ही फॉर्म आपका, वही नंबर जिस पे नोटिफिकेशन, जिस पे ओटीपी आ रही है। लेकिन अभी जो है कुछ लोगों के पास वो नंबर नहीं है, तो वो क्या करें ऐसी स्थिति में, मोबाइल नंबर संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए अभ्यर्थी क्या करें, इस वजह से आवेदन भी कम हो पा रहे हैं। तो क्या इसके लिए कोई रणनीति बनेगी। जिला चयन समितियों के जिम्मे शिक्षकों की नियुक्ति। बेसिक शिक्षा परिषद को शासन से निर्देश मिलने का इंतजार। ऑनलाइन आवेदन में तीसरे दिन तेजी। तो इस तरह से इस मोबाइल नंबर संशोधन पर भी हो सकता है विचार। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं अगले वीडियो में, और
फिर जो है एक चीज़ और छूट रही है जो कि बहुत ख़ास है, इसको भी आप देख लें। ये है उत्तर कुंजी पर आपत्तियों को लेकर 24 घंटे में जवाब तलब। 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक के 69,500 पदों की भर्ती को उत्तर कुंजी के विवाद के साथ जो 24 घंटे में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। ये आदेश जस्टिस मनीष माथुर की बेंच ने ऋषभ मिश्र आदि की ओर से दाखिल याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए दिया है। तो ये जो याचिकाकर्ताओं की जो 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति है। उनका कहना है कि आपत्ति के संबंध में उन्होंने संबंधित अधिकारियों के भी समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने याचिका को बलहीन करार दिया। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार को अपना संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 दिन का समय प्रदान कर दिया है। तो ये जो न्यूज़ है कि उत्तर कुंजी पर जो अभी भी आपत्तियां हैं, क्योंकि जो हिंदी के 3 क्वेश्चन कॉमन किए गए हैं उनको शायद आउट ऑफ सिलेबस के होने की वजह से कॉमन किया गया है, लेकिन बाकी जो गलत आंसर थे उन पर अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं निश्चित हुई है। तो ऐसे में 24 घंटे के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने ये जवाब मांगा है और इस पर देखते हैं कि क्या जवाब रहता है पीएनपी सचिव का। तो इस पर जो है ये 69,500 पदों पर शिक्षक भर्ती का मामला है और इसमें देखिए कितने से कितने केस दाखिल हो चुके हैं अभी तक के। क्या ये भर्तियां सही समय पर हो पाएंगी? बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं इस पर, और ऐसे ही आप लोग जो है परेशान हो रहे हैं, सभी कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं। सभी के मन में ये चल रहा है मेरिट कितनी जाएगी। सबसे पहला सवाल मेरिट कितनी जाएगी, दूसरा सवाल कि मोबाइल नंबर कैसे संशोधित हो जिसका कि खो चुका है। तीसरा सवाल इस लॉकडाउन में हम कैसे अपने कागज़ पूरे करें, कैसे प्रमाण पत्र पूरे करवाएं जब सब चीज़ें बंद हैं, किसी प्रकार से काम नहीं हो रहा है। अगला सवाल ये कि क्या जो है जब सर्वर ही नहीं चल रहा है, इतनी बिजी लाइन जा रही है तो इस वजह से वो लोडेड है और इसके कारण सभी के आवेदन नहीं हो पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या। हर तरह की समस्याओं का समाधान मिलना 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर बहुत ही कठिन है। पेपर में गलत निकाला गया है 69,500, जबकि 69,000 पद हैं। तो इस पर जो है ऐसे ही हम बात करते रहेंगे, जो भी न्यूज़ आती रहेगी आप तक प्रोवाइड कराते रहेंगे। और रही बात मेरिट की कितनी अनुमानित गुणांक होगी, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मेरा सुझाव क्या है, मेरा अवलोकन क्या है। और इस तरह से जो है आप अपनी क्योंकि देखिए होना वही है जो कि पूर्व निश्चित है। वो किसी की भाग्य से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन बहुत से नियम और बहुत से कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है, खासकर सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। तो उनके लिए, क्योंकि अगर सरकार ऐसा करती है कि ओवरलैपिंग ख़त्म करती है तो क्या उनके लिए 50% सीट रिजर्व हो जाएगी, ये किसी को हजम नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर ओवरलैपिंग ख़त्म नहीं होती तो जनरल का सबसे सीधा नुकसान है और सबसे ज़्यादा नुकसान है। तो इस तरह से हर तरह की सिचुएशन में जनरल की ही मार है और वो सब जो है हर तरह से परेशान है। फिलहाल हम आज यहाँ बात कर रहे थे एससी की सीटों, एसटी की सीटों का, जो कि एससी को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इस तरह से कहीं से कुछ तो पॉजिटिव संकेत आ रहा है। अगर उन सीटों पर एससी को लाभ मिलेगा तो अगर एससी हाई मेरिटोरियस भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनेंगे। ये सिर्फ एक संभावना है कि वो अपनी कैटेगरी में सिलेक्शन ले और जो बचे वो एसटी कैटेगरी में चले जाएं, ऐसा संभावित है। ना कि मैं ये कह रही हूँ कि नहीं वो सब जनरल में नहीं जाएंगे। तो जनरल में जो जाने वाला है वो तो जाएगा ही, जिसके के गुणांक बन रहे हैं सामान्य अभ्यर्थियों के बराबर या उनसे ज़्यादा, वो तो जाएंगे ही, क्योंकि ये मुद्दा ख़त्म नहीं हो सकता। और ओवरलैपिंग की बात यहाँ पर मैं साफ कर दूँ कि ओवरलैपिंग निश्चित रूप से होगी, क्योंकि अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है तो फिर इसका सीधा मतलब ये है कि जो अनारक्षित वर्ग है उसको 50% सीटें आरक्षित हो जाएं। तो ऐसा करना असंभव है। हाँ, अगर ये विज्ञप्ति के पहले ही मतलब ये डिसाइड कर लिया गया होता और विज्ञप्ति में ये निकाल दिया गया होता कि जो जनरल सीट पे भरेगा वो जनरल में आएगा, जो ओबीसी में भरेगा वो ओबीसी में जाएगा, जो एससी में भरेगा वो एससी में जाएगा, जो एसटी में भरेगा वो एसटी में जाएगा, तो ये निश्चित था। तब तो ये मतलब बहुत बड़ा सराहनीय कदम था। लेकिन अब क्योंकि विज्ञप्ति निकल चुकी है, सुपर टेट भी हो चुका है और इसके साथ साथ जो है अगला आवेदन भी आ चुका है और इसमें भी कोई गाइडलाइंस ऐसी जारी नहीं हुई है, तो इस स्थिति में ओवरलैपिंग का मुद्दा मेरे हिसाब से गलत है कि इसको उठाया जाए कि नहीं ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर होना चाहिए कि अगर जनरल कैंडिडेट की पासिंग जो मार्क्स हैं 97
यानी कि 65%। अगर कोई इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तो उसे जनरल सीट पर जाने का मौका मिलना चाहिए। तो अगर वो नहीं आ रहा है, तो अगर वो 96 तक ही है, 90 से 96 के बीच में ही पास है, तो उसे इस जनरल सीट पर आने का मौका नहीं देना चाहिए। ये ज़रूर हो सकता है, ये ज़रूर होना चाहिए। इसके लिए याचिकाएँ पड़ी हैं, सुनवाई होनी बाकी है। तो इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है इसका, और आप सभी को इंतज़ार होगा कि क्या 97 अगर नहीं पाया है, तो अगर हाई मेरिट है तो क्या वो जाएगा। जैसे मान लीजिए बात करते हैं 8015 शिक्षा मित्रों की, तो क्या सारे 8015 शिक्षा मित्र जनरल सीट पर चले जाएंगे? तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी सुनवाई ये पास हो जाती है और इसमें रिजल्ट पॉजिटिव आता है, सामान्य भर्तियों के हक में आता है, तो फिर यहाँ पर संख्या दूसरी होगी, कुछ और ही बात होगी। क्योंकि 97 अगर किसी ने मार्क्स नहीं लिए हैं, 90 और 96 के बीच में वो पास हुआ है, तो फिर वो जनरल सीट पर नहीं जा सकता। तो ऐसा भी अगर हो जाए तो भी थोड़ी सी राहत हो जाएगी सामान्य अभ्यर्थियों के लिए। तो अगर ओवरलैपिंग नहीं भी, मतलब इसको नहीं हटाया जा सकता, फिर भी कुछ तो चांसेस बनेंगे, वरना तो चांसेस 1000 कैंडिडेट भी अगर जनरल सीट का हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे जो है सिस्टम का है। तो इसके साथ किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, किसके साथ हो सकती है, इन सब मुद्दों पर आगे भी हम बात करते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल प्रेस कर लीजिए अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ऐसे ही मेरे द्वारा लाए गए वीडियोस पसंद आते होंगे। हाँ, एक वीडियो मेरी ऐसी आई है जिस पे कि बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगी विस्तृत रूप से कि क्या है मैटर। असल में जो एक रिज़ल्ट आया था 69,000 शिक्षक भर्ती का, कि हाँ जो है इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट आया था कि जनरल कैंडिडेट इतने पास हैं, ओबीसी कैंडिडेट इतने पास हैं, एससी कैंडिडेट इतने पास हैं, तो उसमें मैंने उन संख्या को लिया और उस संख्या पे वीडियो बनाई कि क्योंकि वो तब असंभावित था, तब एक आंकड़ा नहीं निकल के सामने आ रहा था कि ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, या जो क्योंकि रिजल्ट इस तरह से नहीं दिया गया था कि हाँ 97 यानी कि 65% पे पास हैं या 65 या 60% पे पास हैं। तो इस पर मैंने बात की थी, उस वीडियो पे बहुत नेगेटिव कमेंट आए और मुझे बहुत मतलब तकलीफ़ भी हुई कि मेरी जो विश्लेषण जो मैंने किया उसको नज़रअंदाज किया लोगों ने और उसका गलत मतलब निकाला। जबकि मैंने साफ साफ ये कहा था कि अगर 65% पर 36,000 कुछ लोग पास हैं तो वो जनरल सीट में जाएंगे। अगर जो है जो 85,000 ओबीसी पास हैं लगभग, तो वो अगर 96 तक पास हैं तो वो जनरल सीट पे नहीं जाएंगे। मैंने इसमें कुछ गलत नहीं कहा था, लेकिन लोगों के बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए जो बहुत तकलीफ़ दे थे और इस तरह से वीडियो बनाने का थोड़ा सा जो है एक जो मोटिवेशन होता है वो थोड़ा सा डाउन हो गया। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि नहीं, मैं अगले वीडियो में इस बात को ज़रूर रखूँगी कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, किसी का विश्लेषण समझ नहीं आता, तो बहुत नेगेटिव कमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आभार करूँगी फिर भी आपका कि आपने वीडियो को देखा, लेकिन उस नज़रिए को नहीं समझा जिस नज़रिए को मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो इस तरह से ऐसा ना करें। अगर वीडियो आपको समझ नहीं आती, आपको विश्लेषण समझ नहीं आता, तो उस विश्लेषण को आप अपने तरीके से समझने की कोशिश करें और अगर दूसरे के समझाने से समझ में आता है तो और अच्छी बात है। फ़िलहाल मैं इतना ही कहूँगी कि आप जो है, आप या हम, हर किसी का नज़रिया अलग होता है। किसी ने अपने नज़रिए से देखा, किसी ने अपने नज़रिए से देखा। फ़िलहाल मेरा ये कहना गलत नहीं था कि अगर 36,000 कुछ कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में पास हैं, पहले ये डिसाइड नहीं था, ऐसा कोई लिखित वो नहीं आया था प्रारूप कि हाँ जनरल सीट जाति के दायरे में बनाई गई है, ओबीसी जाति के दायरे में बनाई गई है, ऐसा तो कुछ नहीं आया था। बस ये आया था कि 65% पर इतने अभ्यर्थी पास हैं। तो इसमें मैंने कोई गलत वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आप लोगों को बहुत ही तकलीफ़ हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और बहुत से लोगों को, अगर अभी जो नए सतह से देख रहे हैं, अगर वो भी चाहें तो यहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आपको लास्ट में जो एक आइकन मिलता है ऊपर आई बटन का, वहाँ पे भी मिल जाएगा वो वीडियो। और लास्ट में जो प्रमोट की जाती है वीडियो, उसमें भी मैंने डाल रखा, अगर आप देखना चाहें देख लें। अगर आपको उस वीडियो में कोई कमी नज़र आती है, नेगेटिव कमेंट्स की ज़रूरत लगती है कि ऐसा लोगों ने क्यों किया, तो आप अपने सुझाव ज़रूर व्यक्त करें, क्योंकि वो पहली वीडियो थी। उसके बाद मुझे भी क्लियर हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस समय की वीडियो है जिस समय
ये रिजल्ट बस आया ही था कि इतने कैंडिडेट जनरल के पास हैं, इतने कैंडिडेट ओबीसी के पास हैं, इतने कैंडिडेट एससी के पास हैं, इस तरह से था। तो मैंने सोचा ये कैटेगरी वाइज नहीं होगा, बल्कि ये 65% और 60% के अबव होगा, मतलब इस आधार पे बना होगा। तो इस वजह से मैंने वो वीडियो बनाई, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स की मुझे बहुत तकलीफ़ पहुंची है। और मैं चाहती हूं कि आप लोग बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं और समझदारी से ही कमेंट करें। तो आप चाहें तो उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, आई बटन के लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन आप देखकर अपने सुझाव ज़रूर व्यक्त करें कि मैंने उसमें क्या गलत बोला। मैंने उसमें बोला संभावित है, ना कि पूरी तरह से सत्य। तो इस बात का बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। और आप लोगों से उम्मीद है कि जो भी आपको विश्लेषण पहुंचाया जाता है, वो चाहे अनुमानित गुणांक का हो, चाहे वो किसी प्रकार का 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई न्यूज़ हो, तो वो एक आधार पे पहुंचाई जाती है। आपको उसको सोचने समझने का एक नज़रिया होना चाहिए, और उसी के आधार पर दूसरा विश्लेषण जो व्यक्ति कर रहा है उसके नज़रिए को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा कष्ट पहुंचा, उस कष्ट के लिए मैं आप सबको थोड़ा परेशान कर रही थी। मतलब इतनी देर से जो आप मेरी बकवास सुन रहे हैं, बहुत लोगों को मेरी वीडियो बकवास लगी, तो मैं फ़िलहाल इसको यही बोलूँगी कि मैं बकवास ही कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप वीडियो को देखेंगे, मेरे नज़रिए को समझेंगे, और उसके साथ साथ आप जो है ये भी समझेंगे कि अब जैसे इस वीडियो को ही ले लें, तो इसमें क्या गलत है। ऐसा जो भी कुछ न्यूज़पेपर में है वही चीज़ दी गई है, लेकिन अगर किसी को गलत लगता है तो मैं उसके लिए पहले ही से माफ़ी चाहती हूँ। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कोई निगेटिव कमेंट ना करें। धन्यवाद।